अलेक्जेंडर लुकाशेंको और भी पागल हो गए हैं। पुतिन के बेलारूसी कठपुतली अलेक्जेंडर लुकाशेंको पहले ही अपनी सेना को जुटाने और युद्ध के लिए तैयार होने की बातें कर रहे थे, लेकिन अब परमाणु हथियार भी इसमें शामिल हो गए हैं। लुकाशेंको और पुतिन नेटो के पास कुछ खतरनाक तैयारी कर रहे हैं। ये रूस, बेलारूस और परमाणु हथियार हैं। इसमें क्या गलत हो सकता है? बहुत कुछ गलत हो सकता है, पर पहले हम अभ्यासों पर चर्चा करेंगे। 18 मई को पॉलिटिको समेत कई मीडिया संस्थानों ने बताया कि रूस और बेलारूस ने बेलारूसी क्षेत्र में सामरिक परमाणु हथियार तैनात करने के संयुक्त अभ्यास शुरू किए। ये अभ्यास अचानक से हुए लग रहे थे, क्योंकि इससे पहले के हफ्तों और महीनों में दोनों देशों ने ऐसी किसी तैयारी की कोई जानकारी नहीं दी थी। एक दिन कुछ योजना नहीं थी, अगले दिन बेलारूस ने रूस के साथ सैनिकों को अज्ञात दुश्मन पर परमाणु हथियार दागने की ट्रेनिंग दी। ये अभ्यास एक बार के नहीं हैं। बेलारूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये 18 मई से शुरू हुए हैं और कई हफ्तों तक चलेंगे। साथ ही इनका स्तर बढ़ सकता है। मंत्रालय ने बयान में स्पष्ट नहीं किया कि वे क्या करेंगे। उन्होंने कहा, इस कार्यक्रम का उद्देश्य बेलारूस के विभिन्न अप्रस्तुत ठिकानों से लड़ाकू मिशन अंजाम देने की तत्परता जांचना है। मुख्य ध्यान गोपनीय संचालन, लंबी दूरी की मूवमेंट और बलों व संसाधनों के उपयोग की गणना पर रहेगा। बेलारूस सामान्य बयान देकर किसी को नहीं बहका रहा। वह सामरिक परमाणु हथियार दागने की ट्रेनिंग कर रहा है, और यह सिर्फ उसके पड़ोसी यूक्रेन के लिए ही नहीं, बल्कि उन कई देशों के लिए भी एक बड़ी चिंता है जो नेटो की छत्रछाया में है। न्यूज़ स्काई के अनुसार बेलारूस अगले कुछ हफ्तों में कई क्षेत्रों में ऐसे अभ्यास करेगा जिनका मुख्य उद्देश्य 3 भागों में बटा है। सेना की परमाणु हथियारों की आवाजाही के लिए तत्परता की जांच करना, उनके इस्तेमाल की तैयारी की जांच करना, और शायद सबसे चिंता की बात यह है कि परमाणु हथियारों की तैनाती की गोपनीयता बनाए रखने के तरीकों की जांच करना, अगर बेलारूस अभ्यास से असली हमले की ओर बढ़ने का फैसला करता है। इन अभ्यासों से बेलारूस और रूस को समझ मिलेगा कि बेलारूस में सामरिक परमाणु हथियार कितनी कुशलता से लंबी दूरी तक स्थानांतरित किए जा सकते हैं और इसके लिए कितने सैनिक व उपकरण चाहिए। बेलारूस ने पहले चरण के अभ्यास हेतु कई सैनिक तैनात किए हैं। न्यूज स्काई के मुताबिक 1500 सैनिक इसमें हिस्सा ले रहे हैं और वे विमानों सहित लगभग 200 उपकरणों का इस्तेमाल करेंगे। इस सब में एकमात्र राहत की बात यह है कि रूस फिलहाल बेलारूस में जमा हो रहे परमाणु भंडारों पर पूरी तरह से नियंत्रण बनाए हुए है। लेकिन खतरा यह है कि ऐसे अभ्यास बेलारूस को स्वतंत्र रूप से काम करने की अनुमति दे सकते हैं, खासकर हमले की तैयारी के शुरुआती चरणों में। अगर हमें पहले से यह पता नहीं था तो अब यह आधिकारिक है। लुकाशेंको अपना दिमाग खो चुके हैं। बेलारूसी तानाशाह पुतिन के पालतू रहे हैं। पहले वह दावा करते थे कि वह अपने लोगों की चिंता करते हैं, भले ही वह झूठ बोलते थे। लेकिन अब लुकाशेंको ने मूल रूप से नियंत्रण की बागडोर पुतिन को सौंप दी है, जिससे उनका देश पूरी तरह से एक कठपुतली राज्य बन गया है, सैन्य दृष्टि से भी और परमाणु हथियारों के प्रक्षेपण का अड्डा भी बन गया है। लेकिन अब क्यों? रूस और बेलारूस को परमाणु धमकी को इस तरह से फिर से शुरू करने के लिए क्या प्रेरित किया है, जैसा हमने पहले कभी नहीं देखा? इसका जवाब शायद यूक्रेन की उस कार्रवाई में छिपा है जिसने पुतिन को बड़ी चिंता में डाल दिया है। यूक्रेन द्वारा मॉस्को और आसपास के क्षेत्रों पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला करने के बाद यह अप्रत्याशित संयुक्त अभ्यास संभवतः जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आयोजित किया गया है। रूस ने दावा किया कि 3 नागरिक हताहत हुए। यूक्रेन के लिए यह अपनी हवाई ताकत दिखाने और मॉस्को और उसके आसपास अधिक से अधिक सैन्य ढांचे नष्ट करने का प्रयास था। सप्ताहांत तक यूक्रेन ने लगभग 1300 ड्रोन लॉन्च किए, जो मॉस्को के पास रूसी हवाई सुरक्षा में कई बार घुस चुके थे। क्षतिग्रस्त सुविधाओं में रूसी मिसाइलों के इलेक्ट्रॉनिक्स व माइक्रोब्स बनाने वाले संयंत्र, मॉस्को ऑयल रिफाइनरी और सोल्जेनिचनोगोर्स्क का तेल डिपो शामिल है। यूक्रेन ने हमलों में कई ड्रोन छोड़े। इनमें फायर पॉइंट द्वारा बनाया गया FP एक ड्रोन शामिल था, जो पहले से ही काफी प्रसिद्ध है। साथ ही RS-1 BARS भी था, जो एक जेट संचालित ड्रोन है जिसे सैकड़ों किलोमीटर दूर के लक्ष्यों पर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। द गार्जियन यह भी रिपोर्ट करता है कि यूक्रेन ने एक ऐसा ड्रोन इस्तेमाल किया जिसका पहले कभी सार्वजनिक रूप से खुलासा नहीं हुआ था, जिसका नाम बार्स SM ग्लैडिएटर है। वह ड्रोन वही है जिससे पुतिन सबसे ज्यादा डरते हैं। युद्ध में दूरगामी हमलों के मोर्चे पर यूक्रेन मजबूत हो रहा है।
मॉस्को जलने पर पुतिन और उनके साथियों को एहसास हुआ कि अब रूस में कोई जगह सुरक्षित नहीं है। यूक्रेन काफी ताकतवर हो गया है। उसके लंबी दूरी के हथियार न केवल मॉस्को तक पहुंच सकते हैं, बल्कि वे उस घनी वायु रक्षा प्रणाली को भी पार कर सकते हैं जिसे रूस ने इस क्षेत्र में तैनात किया है। पुतिन, अब यूक्रेन वह देश नहीं रहा जिसे वह रोक सके। बेलारूस में संयुक्त अभ्यास हमले के तुरंत बाद शुरू हुए। पुतिन लुकाशेंको का इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन को यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि वह हालात को और बढ़ाने के लिए तैयार है, लेकिन ये अब भी एक खतरा हो सकता है। आखिरकार ऐसा नहीं है कि रूस ने अभी अभी परमाणु हथियारों की धमकी देना शुरू किया है। परमाणु विनाश की छुपी हुई धमकियां यूक्रेन पर रूसी हमले की एक खास पहचान रही है। हालांकि इन धमकियों को हमेशा असली के बजाय डराने धमकाने की रणनीति के तौर पर ही देखा गया है। पिछले 40 सालों की लड़ाई और सामरिक परमाणु हथियारों की तैनाती न होने से ये नजरिया सही साबित हुआ है। हालांकि हम इस तथ्य को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि रूस ऐसा लगता है कि वह भविष्य में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की संभावना के लिए खुद को तैयार कर रहा है। नवंबर 2024 में क्रेमलिन ने घोषणा की थी कि पुतिन ने एक नया फरमान पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे रूस की परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की औपचारिक नीति में बदलाव किया गया है। इस फरमान के जरिए कई बदलाव किए गए, जिनमें सबसे अहम यह था कि अगर पारंपरिक हथियारों से रूस की संप्रभुता या क्षेत्रीय अखंडता को खतरा महसूस हो तो वह पहले इस्तेमाल की नीति अपना सकता है। रूस इस बदली हुई परमाणु नीति के तहत अब तक यूक्रेन द्वारा अपनी सीमा में किए गए हर हमले का इस्तेमाल परमाणु हमले को जायज ठहराने के लिए कर सकता है। क्या मॉस्को हमला इतना गंभीर था कि रूस पहले इस्तेमाल को हकीकत में बदलने पर सोच सकता है? उम्मीद है नहीं। संभावना है कि बेलारूस में संयुक्त सैन्य अभ्यास यूक्रेन के मॉस्को पर हमलों के जवाब में और ज्यादा धमकी देने के लिए हो रहे हैं, और ये अब पहले से कहीं ज्यादा यूक्रेन के क्षेत्र के करीब है, या ये और भी ज्यादा हो सकता है। ऐसी कई बातें हैं जो इन हालिया सैन्य अभ्यासों को उन सामान्य परमाणु धमकियों से ज्यादा चिंता का विषय बनाती है जिन्हें पुतिन अक्सर देते रहते हैं। खतरनाक मिसालें बन रही हैं। कठपुतली राष्ट्रपति अपने आका को ज्यादा नियंत्रण दे रहा है। असल में ये काफी समय से चल रहा है, और ये सिर्फ यूक्रेन ही नहीं, नाटो के लिए भी तबाही ला सकता है। ये कारक सब कुछ बदल देते हैं। ये द मिलिट्री शो है, जहां हम पूरी तस्वीर दिखाते हैं, सिर्फ सुर्खियां नहीं। आगे रहने के लिए सब्सक्राइब करें। आइए बेलारूस की भूमिका पर नजर डालते हैं। हालांकि ये संयुक्त अभ्यास सिर्फ इसलिए सुर्खियां नहीं बना रहे हैं कि इन्हें अचानक शुरू किया गया, बल्कि इसलिए भी कि ये सामान्य से कहीं ज्यादा लंबे चलने वाले हैं। लेकिन इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि बेलारूस इन अभ्यासों को होने दे रहा है। पुतिन ने लुकाशेंको से कहा, कूदो, और उस पालतू शासक का बस एक ही सवाल था, कितना ऊंचा कूदना है। असल में रूस काफी समय से इसकी तैयारी कर रहा था। हमने ये तब देखा जब पुतिन ने 2025 के अंत में ऑरेशनिक हाइपरसोनिक मिसाइलें बेलारूस भेजी थीं। रूस ने इस तैनाती को लेकर कोई संकोच नहीं दिखाया है। 30 दिसंबर को रूस के रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी फुटेज में ओरेशनिक मोबाइल मिसाइल सिस्टम्स को दिखाया गया था, जिन्हें बेलारूस के जंगलों में तैनात किया गया था, जो अपने आप में यूक्रेन और नाटो के लिए एक धमकी थी। संदेश बिल्कुल साफ था। रूस परमाणु क्षमता वाली मिसाइलें तैनात कर रहा है, जिनके बारे में यूक्रेन का कहना है कि वे मैक 11 तक की रफ्तार से जा सकती है। ये उन कई कदमों में से सिर्फ एक था जो दिखाते हैं कि बेलारूस ने रूस को यूक्रेन पर हमलों के लिए अपने क्षेत्र का इस्तेमाल करने दिया है। अटलांटिक काउंसिल के अनुसार यूक्रेन पर शुरुआती हमले के लिए बेलारूस दसियों हजार रूसी सैनिकों के जमावड़े का ठिकाना बना था। परमाणु मुद्दों के अलावा बेलारूस पर यह भी आरोप लगाया गया है कि वह ऐसे उपकरण रखे हुए है जो रूस के लंबी दूरी के ड्रोन को अपने लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम बनाते हैं। इसके अलावा माना जाता है कि रूस ने लुकाशेंको के क्षेत्र में गोला बारूद डिपो स्थापित किए हैं, जो और भी अधिक तैयारी का संकेत देते हैं कि रूस बेलारूस का उपयोग किसी न किसी चीज के लिए करना चाहता है, चाहे वह एक और जमीनी आक्रमण हो या भविष्य में कोई और भी ज्यादा खतरनाक हमला। पिछले 4 सालों से बेलारूस पुतिन के यूक्रेन हमले का मुख्य समर्थक रहा है। उसके क्षेत्र में परमाणु हथियार लुकाशेंको के समर्थन को मजबूत करते हैं और इन्हें उनके अच्छे चमचे होने के इनाम के रूप में देखा जा सकता है। बेलारूस के जरिए रूस की परमाणु धमकी इन हालिया अभ्यासों से कहीं पहले से ही बन रही थी। मई 2023 में
रूस और बेलारूस ने बेलारूसी क्षेत्र में सामरिक परमाणु हथियार तैनात करने का समझौता किया था। रूस ने कहा कि यह फैसला पश्चिम के साथ बढ़ते तनाव के चलते लिया गया और पुतिन की मार्च की घोषणा के बाद लिया गया, जिसमें समझौते को औपचारिक करने की बात थी। परमाणु हथियारों के बेलारूस पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। पहली डिलीवरी जून 2023 में हुई थी, लुकाशेंको ने पुष्टि की। परमाणु हथियारों की मेजबानी से उत्साहित लुकाशेंको ने कहा कि बेलारूस को मिलने वाले वॉरहेड्स 1945 में नागासाकी हिरोशिमा पर गिरे अमेरिकी बमों से 3 गुना ताकतवर है। 21वीं सदी की परमाणु शक्ति की तुलना में ये छोटे हैं, लेकिन यूक्रेन या नाटो क्षेत्र में तबाही के लिए काफी है। 2023 में मकसद यही था। रूस ने बेलारूस के जरिए संदेश भेजा। लुकाशेंको ने देश को हमले की तैयारी का आधार बनने दिया। शुरुआत में इसमें रूस के सैनिकों को यूक्रेन पर तेज आक्रमण के लिए भेजना शामिल था। यूक्रेन के पुतिन की अपेक्षा अनुसार न टूटने पर बेलारूस ने रूसियों के लिए यूक्रेन का सीधा रास्ता छोड़ दिया, शायद इस डर से कि यूक्रेन पलटवार कर सकता है। यही डर शायद लुकाशेंको को इस हद तक ले गया कि अब वह रूस को अपने देश को परमाणु मोहरे की तरह इस्तेमाल करने की अनुमति दे रहे हैं। अब की बात करें तो और संयुक्त परमाणु अभ्यास हो रहे हैं। लुकाशेंको एक संदेश भेज रहे हैं, अगर हमारे साथ उलझोगे तो अंकल पुतिन हमें परमाणु हथियार इस्तेमाल करने दे सकते हैं। यही से सब कुछ बहुत गलत हो सकता है। अब तक रूस की परमाणु धमकियां जितनी भी चिंताजनक रही है, उनमें हमेशा एक तरह की पृष्ठभूमि रही है, एक मान्यता रही है कि पुतिन वास्तव में कभी गंभीर नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर रूस ने परमाणु हमला किया तो नाटो और उसके परमाणु सक्षम सदस्य देशों की तरफ से विनाशकारी जवाब मिलेगा। अब एक मिसाल कायम की जा रही है। रूस अपने खतरनाक परमाणु हथियार एक कठपुतली राज्य बेलारूस को सौंप रहा है, जिससे वह पुतिन के आदेश या स्वतंत्र रूप से कार्रवाई कर सकता है और रूस कह सकता है कि बेलारूस के हमले में उसकी सीधी भूमिका नहीं थी। पुतिन और उनके साथी कह सकते हैं, हमने तो बस उन्हें परमाणु हथियार दिए थे, हमें क्या पता था कि लुकाशेंको उन्हें इस्तेमाल करने के लिए इतना पागल हो जाएगा। बेलारूस के राष्ट्रपति को मूर्ख बनाया जा रहा है, क्योंकि क्रेमलिन उन पर पुतिन को नियंत्रण देने का दबाव डाल रहा है। इससे पहले मिसाल के मुद्दे को देखें। किसी देश में परमाणु हथियार तैनात करना रूस बेलारूस के लिए अनोखा नहीं है। अमेरिका भी यह करता है, हालांकि वह आमतौर पर अधिक स्थिर देशों के साथ ऐसा करता है। परमाणु हथियारों के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभियान यानी ICAN के अनुसार अमेरिका ने अपने परमाणु हथियार 5 अन्य देशों में तैनात किए हैं, जिनमें इटली, बेल्जियम, जर्मनी, तुर्की और नीदरलैंड शामिल हैं। व्लादिमीर पुतिन जानते हैं कि ये देश रूस पर हमला करने की दूरी में है। अमेरिका का कहना है कि इन हथियारों का संचालन पूरी तरह उसके नियंत्रण में है और बिना इजाज़त लॉन्च नहीं होंगे। इसका मतलब है कि रूस और बेलारूस के वर्तमान कदमों की पहले भी मिसाल थी। पुतिन और लुकाशेंको इसका फायदा उठा सकते हैं। अगर अमेरिका कर सकता है तो रूस क्यों नहीं? फर्क यह है कि अमेरिका अपने परमाणु हथियार तानाशाहों के देश में नहीं तैनात करता, जबकि रूस करता है। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय का कहना है कि बेलारूस में नाटो सीमा के पास परमाणु हथियार रखकर क्रेमलिन दुनिया भर में परमाणु हथियारों के प्रसार को वैध ठहरा रहा है और दूसरे तानाशाही शासन के बाद खतरनाक मिसाल कायम कर रहा है। परमाणु अप्रसार व्यवस्था का सम्मान करने वाले सभी देशों को ऐसी कार्रवाइयों की स्पष्ट और दृढ़ निंदा करनी चाहिए। मंत्रालय ने रूस और बेलारूस दोनों पर और प्रतिबंध तथा संयुक्त परमाणु अभ्यासों की घोषणा के बाद यूक्रेन के लिए समर्थन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की मांग की है। यूक्रेन का कहना है कि एक लाल रेखा पार कर दी गई है और ये जरूरी है कि रूस को ये पता चले कि वह बेलारूस का उपयोग जो भी करने के लिए करेगा उसे उचित जवाब मिलेगा। अब सवाल ये है कि नेटो इस सब का जवाब कैसे देगा? इसका जवाब होना चाहिए कि यूक्रेन जो मांग रहा है उसे दिया जाए। क्यों? क्योंकि बेलारूस में जो कुछ भी अभी हो रहा है वह नाटो के लिए उतना ही बड़ा खतरा है जितना यूक्रेन के लिए। न्यूज स्काई के अनुसार रूस और बेलारूस के संयुक्त सैन्य अभ्यासों का पैमाना और दायरा हाल के वर्षों में बढ़ा है। रूस कुछ समय से बेलारूस के ओजेपोविची क्षेत्र में स्थित ठिकानों पर बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण कर रहा है और गोला बारूद भेज रहा है। यह 1-2 साल पहले तक समझ में आता था, जब अधिकांश बेलारूसी सैन्य अभ्यास देश के केंद्र में होते थे, जहां वह ठिकाना स्थित था।
लेकिन अब कुछ बदल गया है। बेलारूस में सैन्य अभ्यास अब अधिकतर उत्तर पश्चिम में हो रहे हैं, जो दो नाटो देशों की सीमाओं के बहुत करीब है, और ये सामूहिक रक्षा गठबंधन के लिए निश्चित रूप से असहज स्थिति है। वे पोलैंड और लिथुआनिया देश हैं। वे रूस बेलारूस की संयुक्त परमाणु अभ्यास के दौरान हर गतिविधि पर शक करेंगे। दोनों देशों की सीमाओं और लातविया में नाटो की निगरानी बढ़ाई गई है। लिथुआनिया ने कुछ सेनाएं हाई अलर्ट पर रखी है। नाटो चिंतित है। नाटो और यूरोपीय संघ ने पुतिन के बेलारूस में परमाणु हथियार तैनात करने के फैसले की कड़ी आलोचना की। यह निंदा 2023 में ही तेजी से आ रही थी, जब यूरोपीय संघ के मुख्य राजनयिक जोसेफ बोरेल ने रूस की इस कार्रवाई को तनाव बढ़ाने वाला गैर जिम्मेदार कदम और यूरोपीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया था। संयुक्त अभ्यास के दौरान ऐसी चिंताएं फिर उठी जिन्हें बेलारूस ने नजरअंदाज किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बेलारूस की घटनाओं को बड़ा खतरा बताया। पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने जवाब में कहा कि ऐसे बयान सिर्फ तनाव बढ़ाने की कोशिशें हैं। रूस और बेलारूस का यूक्रेन और नाटो को सामरिक परमाणु हथियारों के अभ्यास से धमकी देना तनाव कम करने की रणनीति बताई जा रही है। ये सब हमें फिर से उस आदमी के पास ले आता है जो इस सब के केंद्र में है, पुतिन नहीं बल्कि उनका पिट्ठू लुकाशेंको। न्यूज स्काई के मुताबिक लुकाशेंको अपनी जमीन पर चल रहे परमाणु अभ्यासों का पूरा समर्थन कर रहे हैं। आउटलेट के अनुसार जून में और अभ्यास होंगे जिन्हें और बड़ा किए जाने की संभावना है, जिसमें ज्यादा विमान और नकली लॉन्च शामिल होंगे। बेलारूस कहता है कि ये अभ्यास रक्षात्मक है, लेकिन इसे गंभीरता से लेना मुश्किल है। बेलारूस पर हमला नहीं हो रहा और वह यूक्रेन युद्ध में आक्रामक पक्ष के साथ है। असल में लुकाशेंको का मतलब ये है कि पुतिन ने ये सब जरूरी बताया, जिससे बेलारूस का तानाशाह और खतरनाक बन जाता है। जो भी रीढ़ की हड्डी उनके अंदर कभी रही होगी वो अब गायब हो गई है और अब बस सत्ता पर पकड़ बनाए रखने की एक पागल इच्छा बची है, जो धीरे धीरे पुतिन के हाथों में फिसलती जा रही है। कुछ लोग मानते हैं कि लुकाशेंको युद्ध टालने की पूरी कोशिश करेंगे। राजनीतिक रणनीतिकार तारा ज़ाहरोडनी ने आरबीसी यूक्रेन को बताया, लुकाशेंको एक डाकू और तानाशाह है, लेकिन वे मूर्ख नहीं है, क्योंकि वे कहते हैं कि लुकाशेंको अच्छी तरह समझते हैं कि यूक्रेन के साथ किसी भी तरह का युद्ध, चाहे वह परमाणु हो या अन्य, शुरू करना उनके देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देगा और उनकी सत्ता पर पकड़ कमजोर कर देगा। ज़ाहरोडनी के अनुसार लुकाशेंको की हालिया गतिविधियां युद्ध की तैयारी की नकल है। हो सकता है कि ऐसा ही हो। बेलारूस में रूसी प्रभाव धीरे धीरे बढ़ रहा है। पुतिन ने लुकाशेंको से अपनी हर बात मनवा ली है, जैसा यूक्रेन पर शुरुआती हमले में दिखा था। रूस ने परमाणु समझौते को बेलारूस के लिए फायदेमंद बताया, लेकिन असल में इससे बेलारूस निशाना बना और रूस को अपनी ताकत दिखाने का मौका मिला। और हम इसे एक बार फिर संयुक्त परमाणु अभ्यासों में देख रहे हैं। ये अभ्यास इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि लुकाशेंको इन्हें करवाना चाहते हैं। पुतिन यूक्रेन की मॉस्को में सफलता से नाराज है और बेलारूस के जरिए संदेश भेज रहे हैं। इसी कारण लुकाशेंको यूक्रेन के लिए खतरनाक है। भू राजनीति या युद्ध मामलों में उनका कोई अधिकार नहीं। फैसले पुतिन लेते हैं और लुकाशेंको वही करते हैं जो कहा जाता है। इस पूरी स्थिति का सबसे अजीब पक्ष यह है कि लुकाशेंको जानते हैं कि मौजूदा संयुक्त अभ्यासों का मकसद बेलारूस को परमाणु हथियार प्रक्षेपण के लिए तैयार करना है, ताकि जब पुतिन समझें कि इसकी जरूरत है तब इसका इस्तेमाल किया जा सके। फिर भी वह इन अभ्यासों को होने दे रहे हैं। बेलारूस का एक और हिस्सा पुतिन को मिल गया है और लुकाशेंको सिर्फ दिखावा कर सकते हैं कि ये उनका विचार था। लुकाशेंको एक कठपुतली है, लेकिन वह एक चिंताजनक कठपुतली है। यह सिर्फ इसलिए नहीं है कि उनके क्षेत्र में परमाणु अभ्यास हो रहे हैं। बेलारूस की बयानबाजी से लगता है कि वह युद्ध की तैयारी में है। कीव से सवोल्की गैप तक खतरा बढ़ रहा है। 3 खतरनाक परिदृश्य है जो यूक्रेन युद्ध को बदल सकते हैं। इनके बारे में आप हमारे वीडियो में जान सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप यूक्रेन युद्ध में हो रही ताज़ा घटनाओं की हमारी कवरेज से जुड़े रह सके। और हमेशा की तरह देखने के लिए धन्यवाद।